जो है एक विशेष कानून के माध्यम से रक्षा करें। हम सब पत्रकारों को इसका विरोध करना चाहिए। मैंने तो अपने अनुभव में ये देखा है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले राजनेता या अधिकारी वर्ग होता था वो भी पत्रकारों से खौफ खाते थे और दिया जाता है, तो ये तो बहुत घिनौना कृत्य है। और इस पे उस ठेकेदार को, इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारा मध्य प्रदेश रॉयल प्रेस क्लब भी इस बात की तैयारी कर रहा है कि कल हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे। उस पत्रकार को मुआवजा भी मिलना चाहिए, मुकेश चंद्राकर को, और उसके घर में किसी को एक को सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ है, सारी बात रखता है जनता के सामने, और उसे जब सच दिखाने पर मौत की नींद सुला दिया जाता है और ऐसी मौत मारा जाता है कि उसको चैम्बर में ही गाड़ दिया जाता है। तो इस पर मध्य प्रदेश के पत्रकार उसको लेकर क्या कहते हैं, इसी विषय पे आपसे बात करूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद और पीड़ादायक घटना है कि हमारे एक पत्रकार साथी को इस तरीके से उसकी हत्या की गई, और हत्या करने के बाद जिस तरह से सेफ्टी टैंक में डाल करके उन्हें छुपाने का प्रयास किया गया। पत्रकार का काम होता है सच को सामने लाना, और मुकेश चंद्राकर जी ने वही सब किया था। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो ठेकेदार है वो भी सुरेश चंद्राकर है, और सड़क बनाने में एक व्यापक घोटाले की बात जो है सामने आई, जिसको मुकेश चंद्राकर जी ने सार्वजनिक किया। पत्रकारिता का सीधा मकसद जन सरोकार होता है, जनता का हित होता है। हम आईना दिखाने का काम करते हैं, और यदि आईना दिखाने का बदले में हमको फल हत्या के रूप में मिलेगा तो निश्चित रूप से ये देश भर के लिए चिंता का विषय है। मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार वकील, जिस प्रकार से डॉक्टर और जिस प्रकार से अन्य लोग अपने समुदाय के प्रति होने वाले अत्याचार के खिलाफ खड़े होते हैं, मैं आह्वान करता हूं कि देश जो है इस बारे में विचार करे। छत्तीसगढ़ सरकार ने केवल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, ये बात जानकारी में आई है, लेकिन उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में तो कानून बनाया है, ऐसा मुझे जो है पुराने मुख्यमंत्री ने कहा था। अन्य देश भर में जो हम मांग करते हैं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट की, उसका सीधा मकसद ये है कि जो ये भ्रष्टाचार के दानव जो हैं, ये जिस तरह पत्रकारों पर और सच सामने लाने पर दंड देने का सीधा अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, उसके लिए हमें संरक्षण की जरूरत रहती है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ भारत की सरकार भी चेते और छत्तीसगढ़ सरकार से इस संबंध में जानकारी मंगवाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, और इतनी लापरवाही राज्य सरकार की कानून व्यवस्था में किस प्रकार की आ गई। तो मुझे लगता है कि मुआवजा दे और पत्रकारों के संरक्षण के लिए सरकार जो है एक विशेष कानून के माध्यम से रक्षा करे। हम सब पत्रकारों को इसका विरोध करना चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं। निंदा से काम नहीं चलने वाला, हम इसके बारे में एक बड़े एक्शन की तैयारी करेंगे। सर, मैं तो अभी युवा हूं और सीखता हूं तमाम चीजों को देखकर। आपने तो बहुत उम्र हो गई है सर, आपकी वरिष्ठ हैं, आपने कई पीढ़ी देखी होगी इस वजह देखते हुए। तो पहले ऐसा दौर था कि पत्रकारों को ऐसी हत्या हो जाती थी क्या? क्या अब ज्यादा चीजें, भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया तो पत्रकारों को अब ज्यादा डर हो गया है सर? नहीं, पत्रकार हमेशा सम्मान का पात्र रहा है, और मैंने तो अपने अनुभव में ये देखा है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले राजनेता या अधिकारी वर्ग होता था वो भी पत्रकारों से खौफ खाते थे। और लेकिन इस समय जो है ये सारी चीजें माफियाओं में बदल गई हैं, और माफिया किसी भी प्रकार से अपना आधिपत्य जमाए रखना चाहता है, जिसके कारण ये सारी घटनाएं बनती जा रही हैं। हमारी लड़ाई माफियाओं से है, व्यक्तियों से नहीं है। व्यवस्था के विरुद्ध चलने वाले या व्यवस्था जहां गड़बड़ होती है वहां मीडिया अपनी कलम भी उठाता है, अपना माइक उठाता है, अपनी आवाज उठाता है। तो मुझे लगता है कि हमारा काम है, हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। लोकतंत्र के अंदर हमारी जो मर्यादा है, क्या आज तक न्यायपालिका ने जब खिलाफ फैसला दिया है तो कोई हत्या करने गया? आज सरकार यदि कोई कैबिनेट का निर्णय खिलाफ ले लेती है तो कोई हंगामा करने गया? या कोई कलेक्टर, एसपी जिसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, उसके निर्णय पर कोई गया? तो ये जो हमारे चौथे स्तंभ के साथ हो रहा है ये निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण है, और इसका एक मकसद मैं जरूर ये देखता हूं कि हमने जन सरोकार से दूरी करके नेताओं की प्रशंसा क्या जो एक मुहिम हमने चला रखी है, यानी कि हम नेताओं के अनुत्पादक चीजों को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके कारण मीडिया अपनी जगह है, समीक्षा करेंगे हम सब लोग, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत निर्णयों के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ यदि हम करेंगे तो ये हमारी ड्यूटी है, और हमारी ड्यूटी का सब सम्मान करें।
और मुझे ये लगता है कि हत्या जैसी बात कर किए जाने वाले के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करने का साहस न जुटा पाए। सर, मैं जब इस खबर को मैंने सुना रात को, जब इस खबर को मैं पढ़ रहा था, चीज को लेकर सुबह सभी चीजें देखी मैंने, तो मेरे अंदर भी एक डर आ गया सर, कि जब मैं फील्ड पे उतरता हूँ तो देखता हूँ कि कई पत्रकार मुझे ये कहते हैं कि आप इतना तालमेल बना के चलो सभी सरकार से, कि आप अपनी पत्रकारिता तो करना है मगर सरकार से भी तालमेल बना के चलो। लेकिन सर, मेरे अंदर एक सवाल उठता है कि जब मैं सरकार से तालमेल बना के चलूंगा तो यदि सरकार कोई गलत करती है, फिर पत्रकारिता का धर्म कहाँ रह जाएगा सर? हमारा काम तालमेल करना नहीं है, हमारा काम सबके साथ समन्वय करना है। हाँ। हम जनता के द्वारा चौथे स्तंभ की मान्यता वाले लोग हैं। हमारा काम जनता के लिए है और जनता के लिए कोई भी काम करने के लिए हमें सबके साथ समन्वय भी करना पड़ेगा और गलत पर हमें टोकना भी पड़ेगा। इसलिए इसमें भय लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति में या अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग जब भी गड़बड़ होते हैं उनको दिशा दिखाने का काम मीडिया करता है। आप देख लीजिए, न्यायपालिका के 4 बड़े जज आए थे, सारी समस्या वो अपने अंदर बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन आए मीडिया के साथ। आज सरकार के सामने कोई विषम परिस्थिति होती है तो आते मीडिया के पास। तो इसलिए हम हमारी शक्ति को जाने बिना ये सोच लेते हैं, हमारी शक्ति है कि हम सब एक रहे, एक रहने के बाद जिस आज के समय, सॉरी आपको टोक रहा हूँ, पर आज के समय जो पत्रकारिता का दौर है सर, वो बहुत बदलता हुआ मुझे दिखता है। आज मैं देखता हूँ कि कई पत्रकार किसी पार्टी विशेष के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। जो आपने शुरू में स्टार्टिंग में बात कही कि पत्रकारिता को पत्रकारिता के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग पत्रकारिता को भूलते जा रहे हैं सर, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि आइडियोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ। आप देखिए, सबसे बड़े देश के पत्रकारों के मैं 3 नाम ले रहा हूँ आपके सामने। जैसे खुशवंत सिंह थे। खुशवंत सिंह जी बहुत बड़े कॉलमिस्ट थे, बहुत बड़े पत्रकार थे, लेकिन सब उनके राजनीतिक जो उनकी प्रतिबद्धता थी उनके बारे में जानते थे। श्री कुलदीप नैयर जी थे, वामपंथी विचारधारा के बड़े पत्रकार थे, उनके कॉलम पढ़े जाते थे, सब मार्गदर्शन लेते थे, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं थी उनकी आइडियोलॉजी से। हमने इनको देखा, अपने अरुण शौरी साहब को, जो अटल जी की सरकार में मिनिस्टर बन गए। तो पत्रकारों की एक आइडियोलॉजी होना एक अलग विषय है, लेकिन आइडियोलॉजी के साथ आप पत्रकारिता को जो है नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे, तब आपत्ति होती है। इसलिए किसकी क्या विचारधारा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, ये एक अलग सब्जेक्ट है, इसको इसके साथ गालमेल नहीं किया जा सकता। हमारी पत्रकारिता के ऊपर सवाल जब उठेंगे, हमारे चला जा रहा है, तब हमें ये लगता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप साहसिक पत्रकारिता करिए। आप पत्रकारिता में सत्य और तथ्य, इन दोनों को यदि हम अपने हाथ में बांध के चलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार के डरने की आवश्यकता है। देश का माहौल इस हिसाब से आज देखते हैं चीजों को लेकर, कहीं हम खड़े होते हैं तो बहुत सारी बातें चलती है कि मीडिया कोई सरकार के खिलाफ नहीं जाता, सरकार के बारे में नहीं गलत नहीं बताता, जो भ्रष्टाचार है उसके उजागर नहीं करता, लोग बात करते हैं। क्या मीडिया का दौर बदला है सर? आपने देखा है क्या कुछ? मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती कि सारी आप इच्छाएं मीडिया से क्यों रखते हैं। भाई, आप राजनीतिक पार्टियां कितने आरोप लगा रही हैं? कोई आप बता दीजिए कि पिछले 15 साल में, 10 साल में कोई बड़ा आरोप जो है सरकारों के खिलाफ लेके आए क्या विपक्ष? यदि विपक्ष नहीं लाया तो हम मीडिया पर निर्भरता क्यों होना चाहिए राजनेताओं की? राजनेताओं के भी तो संपर्क थे ब्यूरोक्रेसी से, उनसे वो घोटाले निकालते थे, काम निकालते थे, हमको वो संदेश देते थे, हमको वो संकेत देते थे। और एक बात बहुत गंभीरता पूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि आज जरूरत यह है कि हम मीडिया के बारे में पुनर्परिभाषित करें। आज बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में समाचार पत्र और चैनल्स के घराने आ गए हैं, वो व्यवसायिक उपयोग के लिए मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए पत्रकारिता की परिभाषा के बारे में या पत्रकारिता के बारे में बोलने से पहले ये इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि क्या यदि एनडीटीवी अडानी खरीद करके उसको चला रहे हैं तो आप वो ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की तरह जो रामनाथ गोयनका जी ने और बिड़ला जी ने जो चालू किए थे, उस अनुपात में, उस दृष्टिकोण को लेकर के वो कर रहे होंगे। तो ये जो विचार बदला है, ये मालिकों का बदला है, पत्रकारिता का नहीं बदला। यदि हमें पत्रकारिता अखबार चैनल्स में करने का अवसर दिया जाएगा तो हम पत्रकार वो ही हैं, मालिक बदले हैं। मालिकों की मानसिकता को, मालिकों के कामकाज को, मालिकों के तौर तरीकों को आप पत्रकारिता पर डाल करके पत्रकारिता को कमजोर करने की जो कोशिश करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पत्रकारिता करते थे, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है एक भ्रष्टाचार को उजागर करने में, आप इससे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, पत्रकार का तो काम ही है, समाज का आईना है पत्रकार, और अगर पत्रकार को खबर दिखाने पे इस तरीके से उसकी हत्या कर दी जाएगी तो फिर ऐसे आने वाली पीढ़ी कैसे पत्रकारिता करेगी, कैसे सच्चाई दिखाएगी? पत्रकारों को तो सच्चाई दिखाना है। इसमें शासन प्रशासन क्या कर रहा है?
शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है पत्रकारों की सुरक्षा की। एक ठेकेदार आता है, भ्रष्टाचार करता है, एक पत्रकार उसकी खबर दिखाता है और उसको मार के उसको दफना दिया जाता है, तो ये तो बहुत घिनौना कृत्य है। और इस पे उस ठेकेदार को, इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमारा मध्य प्रदेश रॉयल प्रेस क्लब भी इस बात की तैयारी कर रहा है कि कल हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे इस संबंध में, और पत्रकार को शहीद का दर्जा देने की भी मांग करेंगे। और जहां जहां पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं हुआ है, हम उन प्रदेशों में भी मांग करेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, क्योंकि ये पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल है। और उस पत्रकार को मुआवजा भी मिलना चाहिए, मुकेश चंद्राकर को, और उसके घर में किसी को एक को सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए।